गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो पहले बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीक के बारे में जो पहले डिस्कस कर रहे थे। अपना चैप्टर वही चल रहा है, उसमें अलग टॉपिक है, ठीक है। जिसमें पहले अपन ने आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बारे में आपको बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक हिस्सा था RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके अंतर्गत काम आने वाले एंजाइम, प्लाज्मिड्स और होस्ट सेल कौन कौन सी कार्यरत होती है वो। उनके बाद अपन ने डिस्कस किया कल cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का भी निर्माण कर लिया। अब आज का अपना जो लेक्चर नंबर पार्ट 11वां रहेगा वो है टेक्निक्स यूज्ड इन RDT, यानी कि जैव तकनीक या जैव प्रौद्योगिकी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी तकनीकी यूज में होती है, और इसी टेक्नोलॉजी को वैज्ञानिक या साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर वगैरह अप्लाइड बायोलॉजी यानी कि अनुप्रयोगात्मक जीव विज्ञान में इस टेक्निक्स, इस इंस्ट्रूमेंट को काम में लेते हैं। तो अपन सबसे पहले 1 बाय 1 आपको बताएंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन सी है। जो आपके 12वीं के सिलेबस में है वही अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि नए वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। ओके, टेक्निक्स यूज्ड इन दी RDT दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी, अनुप्रयोगात्मक जीव विज्ञान में काम आने वाली तकनीक। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट आता है वो है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। दूसरा है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स है वो 3 प्रकार की होती है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स, नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स। सदर्न टेक्निक्स है, ये काम आती है DNA के पृथक्करण के लिए, ठीक। नदर्न है, ये RNA के पृथक्करण के लिए काम में आती है। और वेस्टर्न है, ये आपके प्रोटीन को पृथक कर या पहचानने में मदद करती है, ठीक है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन तीनों DNA, RNA, प्रोटीन और अमीनो अम्ल की पहचान और उसके पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये टेक्निक्स क्या है और किस सिद्धांत पर काम करती है और इनके सर मॉलिक्यूल न्यूक्लिक अम्लों का इससे पृथक्करण कैसे किया जाता है ये आपको बताएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक DNA फ्रेगमेंट है और एक DNA फ्रेगमेंट से हजारों कॉपियां क्या करना, तैयार करना। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इनके 3 स्टेप है। जब PCR पढ़ेंगे उस समय आपको बताएंगे। दूसरा है DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA अंगुली छाप, जिसके ऊपर कार्य करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इन्होंने आर्टिफिशियल जीन को संश्लेषित करने का काम है वो किया था, ठीक है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये टेक्निक्स और इसको उपयोग में है वो क्यों ली जा रही है। दूसरा है RFLP, ये एक प्रकार का भाई मॉलिक्यूलर मार्कर है, ठीक है, आणविक मार्कर है, जिसका पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रकार का मॉलिक्यूलर मार्कर है। तीसरी टेक्निक्स है क्लोनलीय हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। क्लोनीय का मतलब है कॉपी करना, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है संकरण की क्रिया के माध्यम से किसी भी जीन की क्लोनिंग करना। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस, किसी भी जीव का कृत्रिम रूप से जीनों का संश्लेषण करना और जीन की सीक्वेंसिंग, DNA, RNA और प्रोटीन, इसकी क्या करनी, सीक्वेंसिंग करनी। तो ये टोटल जितनी भी टेक्निक्स हैं ये अप्लाइड बायोलॉजी के अंतर्गत आती है और रिसर्च स्कॉलर है, साइंटिस्ट है और शोध करता है
वो बायोटेक्नोलॉजी के रूप में इसको उपयोग में लेते हैं। आपके 12वीं के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो पहला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा ब्लॉटिंग टेक्निक्स, तीसरा पीसीआर, चौथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड देन लास्ट एंड फाइनल आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपके सिलेबस में है। तो अपन इस चारों के बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे, किस सिद्धांत पर कार्यरत है और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है और कैसा नहीं होता। ठीक, तो पहली टेक्निक्स है आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक ऐसी टेक्निक्स या एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से चार्ज मॉलिक्यूल यानी कि आवेशित अणुओं का पृथक्करण किया जाता है। और ये आवेशित अणु कौन कौन से हो सकते हैं आपका? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कोई अमीनो एसिड से वो हो सकते हैं, जिसको अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से पृथक कर या आइसोलेट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स या विधि जो उपकरण है, ये एक सिद्धांत है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोइटिक मोबिलिटी के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रोफोइटिक मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है मोमेंट करना, गति करना आगे से आगे। किसके कारण गति करना? इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से। जैसे ही उसमें विद्युत धारा अपन प्रवाहित करेंगे और एक क्या होती है इसमें? जेल होती, जेल, और उस जेल के अंदर जैसे ही इस आवेशित अणुओं को अपन रखेंगे तो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर है उसका क्या हो जाएगा? पृथक्करण है वो होता जाएगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफोइटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोड का मतलब है विद्युत करंट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रवाहित जैसे ही करेंगे तो जो अपन का आवेशित कण है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या अमीनो अम्ल जो भी है, उसमें क्या उत्पन्न होगी? मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब सुनते हो कि आगे मूवमेंट करेगा। तो ये जो टेक्निक्स है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोइटिक मोबिलिटी के सिद्धांत पर कार्यरत है। जब किसी आवेशित अणु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर रखा जाता है, तो ये आवेशित अणु विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं और उसका पृथक्करण हो जाता है। एक डायग्रामेटिक तरीके से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि विपरीत कैसे। तो थोड़ा सा आप इनको समझ लें कि ये एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण है, ठीक है, ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यहां पर इसमें लगे होते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक आपका प्लस लगा होता है, दूसरा क्या लगा होता है? माइनस। 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब ये जो कॉलम बने हुए हैं, इस कॉलम में जिस मॉलिक्यूल को हमें, जिस आवेशित अणु को हमें पृथक करना है, उसको इसके अंदर क्या करवाएंगे? रन करवाएंगे। जैसे कि अपन ने इसमें क्या डाल दिया? डीएनए। अब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें मोबिलिटी शुरू हो जाएगी, कहाँ? नीचे की ओर। अब यहाँ पर ये बताया कि इलेक्ट्रोफोइटिक मोबिलिटी में क्या है कि ये आवेशित जो अणु है विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विपरीत इलेक्ट्रोड। अब अपन यदि बात करें डीएनए की, तो डीएनए के ऊपर प्राकृतिक रूप से कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक होता है, ऋण आवेश पाया जाता है। कहां पर? कहां पर? डीएनए पर। तो अपन अब डीएनए को कहां पर रन करवाएंगे? यहां से रन करवाएंगे। अब ये क्या है? प्लस, और डीएनए क्या है? माइनस। तो अब ये विपरीत आवेश की ओर है, वो ऐसे है, क्या करेगा? गमन करेगा। जैसे ही गमन करेगा तो इसके पतले पतले वो क्या बनेंगे? बैंड बनेंगे, बैंड बनेंगे। और ये बैंड है इस तरफ है वो बनेंगे, और ये बैंड है वो आपके किसके हैं? डीएनए के। प्लस से धारा प्रवाहित होगी तो माइनस वाला है वो विपरीत दिशा की ओर क्या करेगा? गमन करेगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफोइटिक मोबिलिटी का सिद्धांत। अब इसमें कि सर ये जो इंस्ट्रूमेंट इतना सा बना हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक जेल जो अर्ध ठोस न बिल्कुल ठोस होती है, अर्ध ठोस तरल पदार्थ होता है, ठीक है, और पारदर्शक प्रकार की एक जेल काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है? जेल। और ये जेल, इसमें जो प्रयोग में लाई जाने वाली जेल है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एग्रूज जेल और दूसरी होती है PAGE जेल, पॉली एक्रिलामाइड जेल, पॉली एक्रिलामाइड जेल। तो एक जेल होगी एग्रूज जेल, ठीक है, एग्रूज काम में लेंगे तो हो जाएगा एग्रूज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और
पॉलीएक्रिलामाइड जेल लेंगे तो जब किसी मॉलिक्यूल को हमें पृथक करना है, आइसोलेट करना है, और उस संदर्भ में अपन यदि जेल जो इसके अंदर भरी जाएगी उस जेल को यदि पॉलीएक्रिलामाइड जेल काम में लेते हैं तो वो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा कहला जाएगा? पीज। पीज का मतलब है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दो प्रकार की जेल काम में ली जाती है इस आवश्यक अणुओं को पृथक करने के लिए। पहली है आपकी एग्रोज जेल, ठीक है। दूसरी यदि पृथक करने के लिए अपन पॉलीएक्रिलामाइड जेल काम में लेंगे। अब इसमें क्या भरेंगे? पॉलीएक्रिलामाइड जेल भरेंगे, उस संदर्भ में आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा कहलाएगा? पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। और पेज का फुल फॉर्म हो जाएगा पी से पॉली, ए से एक्राइल और जी से पॉलीएक्रिलामाइड जेल, और ई का मतलब है इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण। आगे बात समझे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इसकी विधि क्या है, किस काम आती है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का यदि मैं किसी जीव से उसका पृथक्करण करना है तो करते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें जो आवेशित अणु है विपरीत आवेश की ओर है वो गमन करेंगे। तीसरा, जेल प्रयोग में ली जाती है, दो प्रकार की होती है, एग्रोज जेल और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। अब ये मेथड है वो आपके किस प्रकार से कार्यरत है और किस प्रकार से इसमें डीएनए के बैंड बनते हैं वो आपको एक टेक्निक्स, किस एक प्रोसेस है वो बता देते हैं कि किस यदि सर हम इनको करना चाहे तो किस प्रोसेस से वो करेंगे। आगे है कि अब इसमें अपन डीएनए का पृथक्करण कर रहे हैं तो जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए खंड को उपचारित करेंगे तो इस डीएनए के विभिन्न लंबाई के क्या बन जाएंगे? खंड बन जाएंगे। तो डीएनए के विभिन्न लंबाई के खंडों को एक विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये जेल के विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। और डीएनए के इन खंडों पर प्राकृतिक रूप से पहले मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज होगा तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपका उपकरण है उसमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव वाला है उसके पास से डीएनए को अपन क्या करवाएंगे? रन करवाएंगे। अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि डीएनए कहाँ तक पहुंचा हमें देखने में नहीं आता तो उसके लिए एक रंजक या डाई प्रयोग में ली जाती है। उस डाई का नाम है ईटीबीआर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण में कौन सी रंजक उपयोग में ली जाती है? ईटीबीआर का मतलब है इथिडियम ब्रोमाइड है, वो काम में ली जाती है। इसको काम में क्यों ली जाती है? क्योंकि ये डीएनए का फ्रेगमेंट है उनके आगे आगे चलती है ताकि अपने को पता चले कि यहाँ डीएनए है वो वहां तक रन हो पाया। अब जैसे ये पूरा डीएनए रन हो जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जैसे ही रन हो गया तो अपन एक सिस्टम आता है जिसको कहते हैं जेल डोग सिस्टम। और उस जेल डोग सिस्टम में ऐसी की ऐसी जेल को ले जा करके अपन यूवी पराबैंगनी प्रकाश की किरणों में इसको डीएनए खंड को रखते हैं। तो जैसे ही इस पराबैंगनी प्रकाश किरणों में इस डीएनए फ्रेगमेंट जेल डोग सिस्टम में रखेंगे तो डीएनए के जो बैंड है वो आपको नारंगी रंग की क्या होते हुए चमकते हुए प्रतीत होते हुए दिखाई देंगे। अब वहां से उस नारंगी रंग के जो पराबैंगनी किरणों में प्रदीप्तीकरण हो रहा है, प्रकाश नारंगी रंग का जो चमक रहा है, वहां से उस डीएनए फ्रेगमेंट को अपन क्या कर लेंगे? आइसोलेट कर लेंगे। और जब भी जीन लाइब्रेरी या जहां पर भी इसको सुरक्षित रखना अपन रख सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस में बता देता हूँ। ये तो था पूरा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन की क्या होती है क्या नहीं होती है। जैसा मैंने बोला आप एक कॉपी में नोट कर लें। तो अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा आप इसको याद कर लें कि सर अब यदि हम इसके ऊपर कार्य करना चाहें, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर हम यदि वर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इनका जो डायग्राम है वो पीडीएफ में भेजने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल जिसका भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या अमीनो अम्ल है, जिसका भी आप पृथक्करण करना चाहते हैं उसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? आइसोलेशन का मतलब है पृथक्करण। जैसे कि
सपोज फॉर एग्जांपल कोई प्लांट सेल है, ठीक है, कोई प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल से आप डीएनए पृथक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप डीएनए का क्या करेंगे, आइसोलेशन, डीएनए को वहां से पृथक करेंगे। अब डीएनए को कैसे करेंगे, इसके लिए डीएनए को पृथक करने की दो मेथड है, एक तो है रैपिड मेथड, ठीक है, रैपिड मेथड से डीएनए को पृथक करना, और दूसरी है एक सी टैप मेथड। इन दो विधियों से पादप या जंतु किसी भी कोशिका से डीएनए का अपन क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, पृथक्करण करेंगे। कि सर पृथक्करण इसमें कैसे करते हैं, रैपिड मेथड से, केमिकल है, उन केमिकलों की सहायता से इसको पहले पिस्टल और मोटर में क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, और क्रश करने के बाद है फिर एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है, उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इसको रोटेशन करवाया जाता है 10,000 आरपीएम 15 मिनट पर, और इस प्रकार से क्या किया जाता है, राउंड अप करवाया जाता है, ताकि डीएनए के मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार के आधार पर वो क्या हो जाते हैं, एक छोटी सी माइक्रो ट्यूब आती है उसके अंदर व्यवस्थित है वो हो जाते हैं। जैसे ही इन दो मेथड के माध्यम से अपन ने डीएनए को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट करने के बाद अब हमें इसको क्या करना है, पहचान करनी है या इसका पृथक्करण करना है, पहचान या पृथक्करण करनी है। तो पहचान या पृथक्करण करने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अब सर इनको कैसे करते हैं, तो ये डीएनए आपके पास मिल गया, एक छोटी सी ऐसी ट्यूब आती है, इस ट्यूब के अंदर ये मान लो कि ये आपका क्या पड़ा है, डीएनए पड़ा है। अब इस डीएनए को लेकर के आप इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। रन कैसे करवाते हैं, ये आपका होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण, जिसमें दो तरफ से यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ लगे होते हैं इलेक्ट्रोड, एक आपका प्लस और दूसरा है वो माइनस, जहां से होते हुए इसमें विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी। अब एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट और आता है, ठीक है, उसके अंदर क्या भरी रहती है, कॉलम आता है, उस कॉलम के अंदर भरी जाती है जेल। और अभी आपको बताया था कि जेल एक तरल पारदर्शी अर्ध ठोस जैसा द्रव है जो इस कॉलम के अंदर क्या किया जाएगा, भरा जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने पूरी जेल बना ली, कौन से अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग जेल में ली जाएगी, दो प्रकार की जेल आपको बताई थी, एक एग्रोस जेल और दूसरी पॉली एक्रिलामाइड जेल। जो जेल अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग काम में ली जाएगी, तो उस जेल को इस कॉलम के अंदर अपने को क्या करना, पुटअप करना, पूरी की पूरी जेल को अपन इसके अंदर क्या कर देंगे, भर देंगे। भरने के बाद एक आते हैं कॉलम बनाना है, क्या बनाने पड़ते हैं, कॉलम। जिस प्रकार से आपका कंगा होता है, तो उस तरल को जैसे ही भरेंगे तो उस कंगे जैसे इस प्रकार की चिप आती है, ऐसी उन चिप को इसके अंदर क्या कर देना, घुसा देना। अब जैसे ही आप सपोज जैसे कि आइसक्रीम बनाते तो आइसक्रीम को एक जो फर्मा होता है, उस फर्मे के अंदर जैसे ही भरते तो उसका रूप ले लेती है उसी प्रकार का। तो प्रारंभिक स्तर में आपकी जो गुल्फी आइसक्रीम बनती है वो कैसी होती है, बिल्कुल ही तरल होती है। जैसे ही जम जाती है तो फिर वो गोले का या जिस साइज का उसने फर्मा काम में लिया उसी के आकार का बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में ये जेल भी कैसी है, तरल और पारदर्शी है। अब तरल पारदर्शी जेल अपन ने कृत्रिम रूप से तैयार कर ली, तैयार करने के बाद इस कॉलम के अंदर भर दी, और भरने के बाद कुछ समय 5 या 10 मिनट के बाद इस कंगीनुमा संरचना को इसके अंदर क्या कर देंगे, घुसा देंगे, ठीक है। जैसे ही जम जाती है, जमने के बाद इस जेल को आपको किसमें स्थानांतरित करना है, इस कॉलम में, ठीक। अब जैसे इस जेल को आप यहाँ स्थानांतरित करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्या दिखाई देंगे, कॉलम दिखाई देंगे, खाली कॉलम दिखाई देंगे ऐसे। जैसे इसको कहते हैं कॉम्ब, कहते हैं क्या कहते हैं, कॉम्ब। तो इस कॉम्ब को जैसे ही जेल जम जाने के बाद कॉम्ब को अपन यहाँ से हटा देंगे, तो इस हटा देने के बाद ऐसे ऐसे इसमें क्या बनेंगे, खांचे बनेंगे। अब ये खांचे बने, इस खांचे के अंदर जो इस प्लांट का अपन ने डीएनए आइसोलेट किया इस विधि के द्वारा, उस डीएनए को माइक्रोपिपेट आती है। ये आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो जो लेबोरेटरी होती है, लैब टेस्टिंग, खून की जांच या कोई करते हैं पैथोलॉजी लैब, तो वहां पर उसको कभी जाकर के आप बता सकते हैं कि भैया आप माइक्रोपिपेट हमें दिखा सकते हैं। तो उस माइक्रोपिपेट की सहायता से इस डीएनए जो रैपिड मेथड के माध्यम से अपन ने अलग किया है, इस डीएनए को लेकर के स्थानांतरित किया जाता है इस खांचों में, ठीक है। अब इस खांचों के अंदर अपने डीएनए के फ्रेगमेंट है वो क्या कर दिए,
डाल दिए, ये डाल दिए, एक फ्रेगमेंट, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे कॉम्ब बनते हैं जितने आप बनाना चाहे, 4 के, 8 के, 10 के। आपके पास डीएनए के कितने सैंपल हैं, जितने सैंपल हैं उनकी संख्या में आप इस जेल के अंदर कॉम्ब लगाओगे उतने ही खांचे बनेंगे। और जितने डीएनए सैंपल है, ये सैंपल पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, अब इसमें अपन ने क्या करवा दिया, रख दिया। अब हमें क्या करनी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या करनी है, रन करनी है। क्या करनी है, रन करनी। हाँ, और इसी के साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, इसी की जगह पर यही डीएनए के साथ ही अपन एक डाई है, ईटीबीआर, मैंने आपको बताया था डाई, ईटीबीआर है, इथिडियम ब्रोमाइड डाई को भी डीएनए के साथ ही इस खांचों के अंदर डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्यों डालेंगे, क्यों, क्योंकि डीएनए जैसे ही आगे रन होगा, इसके बैंड बनेंगे, तो डीएनए कहाँ तक पहुंचा इसकी हमें जानकारी नहीं होगी। तो ये इथिडियम ब्रोमाइड है, वो जैसे ही अपन जेल डोप सिस्टम में इसको स्थानांतरित करेंगे जेल को, तब वो पराबैंगनी किरणों के कारण वो नारंगी रंग की क्या देंगे, फ्लोरोसेंट देंगे, जिसकी सहायता से हम पहचान सकेंगे कि वास्तव में ये डीएनए है वो आइसोलेट हो गया। अब अपने को यहाँ से लेकर के जीन लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इथिडियम ब्रोमाइड डाई और डीएनए को क्या कर दिया, सैंपलिंग कर दी, सैंपल डाल दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रोड जुड़े, एक प्लस का है, दूसरा माइनस का। और अभी आपको बताया था कि जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर जो फ्रेगमेंट है, सॉरी डीएनए है, वो प्राकृतिक रूप से कैसा चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ पर प्लस है और इसके अंदर अपन ने रन किया क्या, डीएनए, तो अब ये क्या है, माइनस है। तो ये इस प्लस से जैसे ही इनमें धारा प्रवाहित होगी, इस जेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये डीएनए के खंड है वो इस तरफ क्या करेंगे, नीचे की ओर रन करेंगे। जैसे ही नीचे की ओर ये रन करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करवा दी। अब आवेशों के आधार पर इसका क्या हो रहा है, स्थानांतरण, किसका, डीएनए का। अब जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो गई, तो अब यहाँ से डीएनए धीरे धीरे रन होना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। और इस प्रकार के इसमें क्या बनेंगे, गहरे हल्के बैंड बनेंगे। ठीक है, ये बैंड बन जाते हैं, इसको कहते हैं बैंड, ये बैंड बन जाते हैं। ठीक है, ये बैंड बन गए। और इसी, अब ये जैसे रन होगा न, तो इस रन के आगे आगे, जिस प्रकार से जो किसी को प्रोटोकॉल देने जाते हैं, कोई अपने घर पे मेहमान आता है तो उसको प्रोटोकॉल देते हैं, पहले लेने जाते हैं फिर उसको पता चलता है। तो ठीक उसी प्रकार के ये इथिडियम ब्रोमाइड डाई है, वो डीएनए के आगे आगे चलती है और डीएनए अब इसके पीछे चलता है। अब जैसे ही पूरी इसकी रनिंग हो जाती है, पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन हो जाता है, तुरंत से इसको अपन जैसे ही स्विच बंद करेंगे, तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट जो ये आपको बैंड दिखाई दे रहा है, उसी जगह पर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। और इथिडियम ब्रोमाइड है, अब इस पूरी जेल के इतने से टुकड़े को लेकर के एक सिस्टम आता है जिसका नाम है जेल डोप सिस्टम, जेल डोप सिस्टम। और इस जेल डोप सिस्टम में यूवी पराबैंगनी किरणों से इसको क्या करवाएंगे, फ्लोरोसेंट करवाएंगे। जैसे इस पराबैंगनी किरणों से इस बैंड को फ्लोरोसेंट करवाएंगे, तो ये जो ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड है, ये नारंगी रंग की चमक देगा। क्या देगा, नारंगी रंग का फ्लोरोसेंट देगा। और जैसे ही नारंगी रंग का फ्लोरोसेंट चमकेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ये डीएनए के फ्रेगमेंट है वो पृथक्कृत हो गए हैं। अब इस डीएनए को वहां से अपन लेकर के जीनोमिक लाइब्रेरी में, जीन लाइब्रेरी में लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस सिद्धांत पर है वो आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में ली जाती है। डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्लों का आइसोलेशन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। और जो आपराधिक प्रवृत्तियां जैसे जो होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि 2 संततियां हैं और दोनों संततियों का 2 पेरेंट्स है, 2 पेरेंट्स का एक संतति के ऊपर अधिकार जम गया कि वो पहले पेरेंट्स कह रहे कि ये बच्चा मेरा है, दूसरा पेरेंट्स कह रहा कि ये बच्चा मेरा है। तो उस संदर्भ में पहली जांच तो करते हैं ब्लड की, ब्लड का मिलान हो तो उससे पता कर लेंगे, ब्लड से मान जाता है कि आप ब्लड का मैच खा रहा तो ये पहले वाला का नहीं कि सर ये तो कुछ सही नहीं हुआ, तो विधि ज्ञान में जाते हैं, तो वो कहते हैं फॉरेंसिक लैब। तो ये फॉरेंसिक लैब में सभी सारे इंस्ट्रूमेंट वो काम में लिए जाते हैं और इसी टेक्निक्स का वहाँ पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही कॉस्टली है, महंगी है, मेहनती है, खर्चीली है और समझने वाली टेक्निक्स है। ठीक है, जब मौका मिले तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट है,
IIT में वगैरह सब जगह पर ये काम में ली जाते हैं। DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में किसी पादप का जीन आइसोलेट करना है, उसका DNA आइसोलेट करना है, तो उस संदर्भ में इस टाइप इसको प्रयोग में लिया जाता है। बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट है, बढ़िया है, अच्छा है, इसको अच्छा है, आप इंटरेस्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बस।